गोरियों का सबसे बेहतरीन तलवारबाज जियोक रियोकोम, जो कि अपने किसी खास की रक्षा के लिए दुश्मन को गले लगा के पहाड़ की चोटी से नीचे कूद जाता है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। 900 साल तक बर्फ में जमने के बाद भी वो बच जाता है और जब वो जगता है तब उसके आंखों के सामने एक ऐसा आधुनिक युग था जिसके बारे में वो अनजान था। और इस आधुनिक युग में उसका कोई मकसद न होने के कारण वो अपनी जिंदगी से नाराज होकर खुद की जान लेने ही वाला था कि तभी उसको पता चलता है 900 साल पहले के उसके दुश्मन अभी तक जिंदा हैं। और ये जानने के बाद हमारा जो हीरो है इस नए युग में अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब इस नए युग में हमारा हीरो किस तरह से अपने दुश्मनों से बदला लेगा, ये जानने के लिए तो तुमको ये वाली स्टोरी देखनी पड़ेगी। तो चलो ज़्यादा टाइम की बर्बादी ना करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शौक होते हुए चिल्ला के कहता है, हे वहाँ पे क्या कर रही हो तुम, नीचे गिर जाओगी, वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इसीलिए नीचे आ जाओ। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि सुसाइड स्पॉट के पूरे कॉर्नर पे खड़ी थी और जो लोग हैं वो पीछे से उसको आवाज दे रहे थे कि वहाँ पे तुम क्या कर रही हो, इस तरह से तुम नीचे गिर जाओगे और मर जाओगी। लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है, कौन कह रहा है कि आज यहाँ पे कोई मरेगा। लेकिन तभी वो सुनती है कि पीछे लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ा रहे हैं, कोई चिल्ला के कह रहा है, क्या वो एक पर्सन है। तो कोई कहता है, क्या सच में वो एक पर्सन है। और एक बंदा कह रहा था वो अभी बहता हुआ दूसरे साइड गया। और ये सुनती ही जो लड़की होती है वो कहती है, यहाँ पे हो क्या रहा है। कि तभी देखती है कि वो सारे के सारे लोग इसी तरह भागते हुए आ रहे हैं और वो कह रहे हैं उस चीज के अंदर वो पर्सन है और वो उसी तरह भी जा रहा है, जल्दी चलो। और ये सुनते हुए जो लड़की होती है वो कुछ समझ नहीं पाती और कहती है, क्या उस चीज के अंदर। और उसके बाद वो पानी में देखती है जहाँ पे कोई चीज बहते हुए आती है और हमें पता चलता है ये एक बहुत बड़ा आइसबर्ग होता है और उसके अंदर कोई तो कैद था। और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट मतलब अपना हीरो है। और उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक बहुत बड़े झरने के ऊपर कुछ लोग लड़ रहे थे और वहाँ पे एक लड़की को हमारा हीरो बचा रहा था। और तभी उसके ऊपर कुछ लोग हमला करते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मर जाओ। लेकिन जो अपना हीरो होता है वो अपने स्वॉर्ड से ही उन सबके अटैक को ब्लॉक कर देता है और कहता है, तुमने सही कहा, बहुत समय जा चुका है जब मैंने खून की खुशबू सूंघी थी। और उसके बाद वो एक ही अटैक में सबको साइड हटाते हुए कहता है, तो फिर आ जाओ, आज सबका अंत कर ही देते हैं। और उसके बाद जो अपना हीरो है वो एक लंबी सी सांस लेता है और अपने स्वॉर्ड से एक जबरदस्त स्विंग करता है। और उसकी पावर इतनी होती है कि सामने आने वाले जितने भी पेड़ होते हैं ना सबको काट डालती है। और उसी के साथ वहाँ पे जितने भी उसके दुश्मन होते हैं सबके दो टुकड़े हो जाते हैं। और उसके बाद वो उस लड़की से कहता है, आप निश्चिंत रहें, मैंने सारे दुश्मनों को काट दिया है, आप ये कभी नहीं उड़ सकते। और तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि कहता है, कम से कम 300 लोग, तुमने तो झरने के पानी तक को खून में बदल दिया। सच में मैं तो तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था गोरियों के सबसे बेहतरीन तलवारबाज से, जैक रियोकोम। हालांकि अभी मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी मौत देख रहा हूँ। मुझे पता है अच्छी तरह से कि इसी फाइनल स्ट्राइक के साथ तुम्हारा पॉइजन तुम्हारे बॉडी में बहुत ज्यादा फैल चुका है, ये तुम्हारा आखिरी स्टेज है। और ये कितनी ज्यादा बुरी बात है नहीं, क्या इस लड़की का जीवन तुम्हारे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ ये सुनते ही अपना जो हीरो होता है वो कहता है, अपनी बकवास बंद करो। और वो जो पर्सन होता है वो कहता है, ठीक है फिर अभी मैं तुम्हारा अंत कर ही देता हूँ। और उसके बाद वो सीधे हमारे हीरो के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। और इधर जो अपना हीरो है वो सोच रहा था, देवी आप रो क्यों रही है, क्या मैंने आपसे वादा नहीं किया था कि मैं मरते दम तक आपकी सुरक्षा करूंगा। हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है ना वो उसके अटैक को ब्लॉक नहीं करता बल्कि उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और उसे पकड़ते हुए वो सोच रहा था ताकि आप शांति से जी सकें। और उसके बाद वो उसको लेकर उस झरने के नीचे कूद जाता है और उसके मार्क्स को खोलते हुए कहता है, फाइनली मैं तुम्हारी घटिया शक्ल देख सकता हूँ। लेकिन वो जिसे देखता है उसे देखते ही वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो सोच रहा था, क्या तुम। और वो जो पर्सन होता है ना अपने हीरो को देख के कहता है, मुझे तुम्हारे शक्ल में ये जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, शायद अब मैं जीत चुका हूँ। और जो अपना हीरो होता है वो कहता है, कोयोन आखिर तुम क्यों। और उसके बाद ये दोनों के दोनों उस झरने में गिर जाते हैं और सीन हमारा वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग ना इकट्ठे हुए होते हैं और कहते हैं, क्या आइसबर्ग के अंदर एक क्रिएचर, सच में यार इसकी तो आइसक्रीम ही बन गई है। और जो दूसरा पर्सन होता है वो कहता है, टीम लीडर ये जोक मारने का टाइम नहीं है। और उसके बाद जो टीम लीडर होता है वो कहता है, अच्छा ठीक है फिर ये बताओ कि आखिरकार रिजल्ट पे क्या है, ये कौन से एरा से है। और उसका जो टीम मेंबर होता है वो कहता है, ये अराउंड गोरियोक पीरियड से है। और हमें पता चलता है ये जो टीम लीडर है इसका नाम है जियोंग सियोंग योंग, जो कि सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस डीएलएस रिसर्च टीम का लीडर है। डीएलएस का मतलब है डायरेक्टली अंडर द प्रेसिडेंट। जो कि कहता है, शायद ये दुनिया ऐसी बन सकती है जहाँ पे क्रायो ह्यूमंस पॉसिबल हो, क्योंकि ये जिंदा है और इसकी कंडीशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जहाँ पे तभी उसका जो एक टीम मेंबर होता है वो कहता है, लेकिन सर क्या हमें इसको इतना ज्यादा बांधने की जरूरत है,
क्योंकि इसको लग सकता है कि हम इसके ऊपर वायलेंस का यूज कर रहे हैं। और तभी जो जियोंग होता है वो कहता है ये तुम अभी कह रहे हो ना, लेकिन जब तुम इसके चार्ट्स को देखोगे तब तुम ये नहीं कह पाओगे। इसकी बॉडी मॉडर्न ह्यूमन से इनकम्पेरेबल है इस पॉइंट तक कि हम इसको एक ह्यूमन भी कंसिडर नहीं कर सकते। अभी भी हमारे पास बहुत सारी एनालिसिस करनी बाकी है और हम जितना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ज्यादा हमें एब्जॉर्ब्ड रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर तुमको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये एक ऐसी चीज की डेफिनेशन है जो कि अननोन है। और तभी जो उसका टीम मेंबर होता है वो कहता है लेकिन सर मेरा पॉइंट यह है कि हमें उसकी केयर करना चाहिए। अगर हम एक तरीके से देखें तो ये हमारे एंसेस्टर के द्वारा दिया हुआ एक तोहफा है। और ये सुनते ही जो जियोंग होता है वो कहता है कि क्या एक तोहफा। और उसके बाद वो जाते हुए कहता है ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा होपफुल है, लेकिन ये एक गिफ्ट है या डिजास्टर ये तो हमें बस उसको अनरैप करने के बाद ही पता चलेगा। और ये सुनते ही वो जो टीम मेंबर होता है वो कहता है चलिए भी टीम लीडर ऐसा कोई रास्ता ही नहीं। और ये सब वो कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं उसके पीछे हमारा जो एमसी है वो जाग चुका था। और तभी हमारा सीन कट हो जाता है और हमें सिटी के बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन एक लड़की के जांघों पे अपना हाथ देते हुए कहता है हाँ कितना अच्छा फील हो रहा है, मैं इसको पकड़ने के बाद और भी ज्यादा अच्छे से ड्राइव करता हूँ। और ये सुनकर जो लड़की होती है वो कहती है अच्छा तब तो तुमने उन चुड़ैलों के भी पैर ऐसे पकड़े होंगे। लेकिन वो कहता है अरे नहीं कैसी बात। और वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उनके बगल से कोई तो बहुत तेजी से गुजरता है और वो दोनों सौंकते हुए कहते हैं आखिर ये क्या था। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लड़की को देखते हैं जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था और ट्रैफिक लाइन पे ऐसे खड़ी हुई थी। और उसके बाद हमारा सीन वापस से उन लोगों पे कट होता है जहाँ पे उनके गाड़ी के साथ साथ अपना एमसी रेस लगा रहा था। और इसे देख के वो जो लड़का होता है वो कहता है आखिरकार ये क्या चीज है, मैं ऑलरेडी 80 की स्पीड में चल रहा हूँ और ये बंदा मुझे यहाँ पे ओवरटेक कर रहा है। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो सडनली उनके गाड़ी के सामने से घूम जाता है और इसको देख के उनकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है साले कमीने कम से कम रास्ता बदलने से पहले हमें सिग्नल तो दे दे। लेकिन जो अपना एमसी है ना वो किसी की नहीं सुन रहा था, वो भागे जा रहा था जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने लगते हैं। और वो जो बंदा है वो अपने एमसी को गाली दे रहा था। और तभी हम देखते हैं उस लड़की को जो कि वहाँ पे सिग्नल पे खड़े होकर उसको देख रही थी और जो बाकी लोग थे वो उसका वीडियो बनाते हुए कह रहे थे वाह क्या वो एक सुपर ह्यूमन है या ऐसा ही कुछ, क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, आखिरकार ये कर क्या रहा है। और हम तभी अपने एमसी को देखते हैं जो कि भागते हुए सोच रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कोई सपना है, एक ऐसी दुनिया जिसको मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। और अगर ये सपना नहीं है तो आखिर ये है क्या चीज। और ये सब सोचते हुए उसको उसी लड़की की याद आ रही थी जिसको वो बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं उसको चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां घेर लेती हैं और पुलिस वाले उतर के वहाँ के पब्लिक को दूर भेजने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उनको कोई चोट ना लगे। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे एक ऑफिसर होता है जिसके पास एक दूसरा ऑफिसर आके कहता है सर मुझे यहाँ पे बुलाया गया है और आपको देख के तो ये नहीं लग रहा कि आप हमारे स्टेशन से हैं, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप कहाँ से हैं। और वो जो ऑफिसर होता है वो कहता है मुझे हायर अप्स ने ऑर्डर दिया था इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और हाँ ज्यादा सवाल जवाब मत करो और जाके उसको अंदर डालो। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि सोच रहा था हाँ ये सही है, मैं ओक्योंग के साथ झरने पे नीचे गिर गया था। और तभी हम देखते हैं वो जो ऑफिसर्स होते हैं अपने एमसी को कहते हैं देखो ज़्यादा रजिस्ट मत करो और हमारे साथ चुपचाप चलो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो हमें बहुत गलत कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन जो अपना एमसी है उनकी बात सुन नहीं रहा था और वो सोच रहा होता है मुझे लगा था कि मैं उस टाइम पे वहाँ पे मर गया, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये बस एक ही चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ओक्योंग के फॉलोअर्स में से वो एक जिसका नाम है योन यून ही, जो कि अपने सामने वाले पर्सन के दिमाग के साथ खेलती है। और ये सोचते हुए वो कहता है अच्छा तो अब मुझे पिंजरे में बंद करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद वो उन दोनों पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला करके उनको हवा में उड़ा देता है और कहता है मुझे इल्यूजन में रखा जा रहा है। और तभी एक ऑफिसर जो होता है वो चिल्लाए कहता है अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं टेजर गन का यूज कर रहा हूँ। और वो जैसे ही उसके ऊपर फायर करता है अपना एमसी उसको 2 उंगलियों से ही पकड़ लेता है और कहता है इसके अंदर तो लाइटनिंग है। और वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे ना और भी टेजर गन आके लगते हैं जिससे उसको बहुत ज्यादा शौक लगता है। और एक ऑफिसर चिल्ला के कहता है इडियट्स उसके ऊपर एक साथ क्यों हमला किया, ऑफिसर जो जल्दी से जाके चेक करो कि वो ठीक है कि नहीं। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने पीछे से उस वायर को पकड़ते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता कि उसने मेरे ऊपर इल्यूजन कब कास्ट किया, लेकिन मुझे इससे जल्दी निकलना होगा। और उसके बाद उन सबके हाथों से उनके गन को छुड़ा लेता है और कहता है तुम एक सेकंड के लिए भी ये मत सोचना कि तुम इन चीजों से मुझे रोक सकते हो। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो 2 ऑफिसर को एक गाड़ी के ऊपर फेंक देता है और वहाँ पे एक पर्सन होता है जो कि इसकी वीडियो बना रहा था और वो कहता है क्या ये सही है पुलिस वालों को इस तरह से फेंकना। और हम देखते हैं अपना जो एमसी है उस टेजर गन को ना वेपन की तरह यूज करते हुए सारे ऑफिसर्स को दूर फेंक रहा था। और वो सोच रहा होता है इस इल्यूजन से बाहर जाने का बस एक ही रास्ता है, मुझे इस दुनिया के अंदर छुपे हुए चाबी को ढूंढना होगा। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे पुलिस अनाउंस करती है ये स्पेशल पुलिस फोर्स है, प्लीज रिट्रीट कर दो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा था ये सब मीनिंगलेस है। और उसके बाद वो अपने एक पैर को बहुत जोर से जमीन में पटकता है जिससे वो जमीन फट जाती है और आसपास की जितने भी गाड़ियां ना वो भी ऊपर उठ जाते हैं। और उसके बाद वो बहुत ही लंबी छलांग मार के बिल्डिंग के ऊपर से जंप करते हुए निकल जाता है और वो सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे जल्दी करनी होगी।
और अपने एमसी को इस तरह से उछलता हुआ देख के एक कमांडर कहता है क्या ये इंसान भी है। और तभी हम एक पर्सन को चिल्लाते हुए देखते हैं जो कि चिल्ला के कहता है आखिरकार वहाँ पे हो क्या रहा है। और हमें पता चलता है इसका नाम है जोंग मिनहो, जो कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का डायरेक्टर है, जो कि जोंग से बात कर रहा था। और जो जियोंग होता है वो कहता है मुझे माफ कर दीजिए सर, हमने इस तरह के सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किया था लेकिन। और वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी जो मिनहो होता है वो चिल्लाते हुए कहता है इन सब के बारे में भूल जाओ, पुलिस छोड़ो, यहाँ पे तो स्पेशल फोर्स भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे, हम यहाँ पे मैसिव डैमेज के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सुनते ही जो जियोंग होता है वो कहता है अगर ऐसी बात है तो ये कंफर्म करती है कि वो जो एंटिटी है वो हमसे डिफरेंट लेवल पे ही है। और ये सुनते ही जो मिनहू होता है वो गुस्से से चिल्ला कहता है क्या तुम यहाँ पे जोक मार रहे हो और यही चीज तुम प्रेसिडेंट को जाके कहोगे। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा कहता है उसके ऊपर इतना भी गुस्सा मत करो क्योंकि इन सब के पीछे मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। और वैसे भी आखिर में वो एक ऐसा पर्सन है जो कि कई सौ साल पहले का है और मॉडर्न वेपन्स के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर्स को देख के कहता है क्या ये सही नहीं है गोरियोक के वॉरियर्स, और क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। और अगर ऐसी बात है। और उसके बाद एक झाड़ू लेता है और झाड़ू के आगे के हिस्से को तोड़ देता है और हिम्मत के साथ आर्मीज के सामने खड़ा हो जाता है। और तभी कोई कहता है ओए तद्दू ये देखो ये सारे के सारे गन्स हैं और इनके सामने तुम्हारे जैसा मार्शल आर्टिस्ट किसी काम का नहीं, इसीलिए अगर तुम ज्यादा रजिस्ट करोगे तो हमें तुमको मारना होगा। और वो अपने सोल्जर से कहता है वो हमेशा आगे रहता है, वो पीछे नहीं हटता, इसलिए संभाल के। लेकिन एक सोल्जर पूछता है लेकिन आखिरकार वो कर क्या रहा है। और उसका जो अपना एमसी होता है वो कहता है अगर तुम लोग यही चाहते हो तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पे कौन मरता है। हम देखते हैं वो एक पोज लेता है जिससे वो उस डंडे को एक स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल करने वाला था। और इसको देख के वो जो सोल्जर होता है वो कहता है हाँ यार तुम सच में एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो, जरा अब तुम इसका स्वाद तो चखो। और वो गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी कोई कहता है सारे रुक जाओ, मैं खुद ही नीचे जाके देखूंगा। और तभी जो अपना एमसी है वो पीछे दिखता है जहाँ पे हेलीकॉप्टर से एक पर्सन नीचे उतरता है। और तभी हम देखते हैं उस हेलीकॉप्टर के ऊपर मिनहू होता है और कहता है आप अपना डिस्टेंस बनाए रखना और तुम सब लोग अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन मत करना। और हम तभी उस पर्सन को देखते हैं जो कि कहता है बहुत ही ज्यादा देरी से ग्रीटिंग कर रहा हूँ लेकिन मैं हूँ इस कंट्री का प्रेसिडेंट कांग जी खांग। और इस तरह से प्रेसिडेंट को वहाँ पे देख के वो जो सोल्जर्स होता है वो कहता है कि नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम अपने गन्स को नीचे करो और थोड़े पीछे हटो। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या प्रेसिडेंट, क्या इसका मतलब राजा होता है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि हाँ तुम ये कह सकते हो। सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि हम लोगों ने तुम्हारा इस तरह से वेलकम किया, इसीलिए मैं तुम्हारा दोबारा वेलकम करता हूँ। ये तुम्हारा फ्यूचर है और मैं इस साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट हूँ, हमें बहुत ही ज्यादा बात करनी है, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये कहते ही वो जो प्रेसिडेंट है वो अपने एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है मैं तुमको एक बेहतर जगह लेके चलूंगा। और जो अपना एमसी वो कहता है कि क्या बेहतर जगह। और ये सब होते हुए देख के जो सोल्जर्स होते हैं वो भी शौक होते हैं कि तभी जो अपना एमसी है वो अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाला होता है कि वो अचानक से प्रेसिडेंट के ऊपर हमला कर देता है और कहता है ये तुम ही हो, तुम ही वो चाबी हो इस इल्यूशन से बाहर जाने का। और इसको देख के जो बाकी लोग होते हैं पूरा शौक हो जाते हैं और वो चिल्लाए कहते हैं उसने प्रेसिडेंट के गले को काट दिया, जल्दी से फायर करो। और ये सुनते ही जो सारे के सारे सोल्जर होते हैं ना वो फायर करने के लिए रेडी हो जाता है। बट तभी जो प्रेसिडेंट है वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और कहता है फायर मत करना, जैसे कि तुम देख सकते हो मैं ठीक हूँ। और वो सोचा होता है कि अगर यहाँ पे हुआ क्या, ये कैसी फीलिंग थी, ये जो सेंसेशन है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्या उसका इंटेंशन कुछ और था या उससे गलती हो गई। और तभी जो अपना एमसी कहता है मैंने कोई गलती नहीं की और सोचा था यून यून ही वो गोरियोक की सबसे ज्यादा ग्रेट इल्यूशनिस्ट थी। लेकिन और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है तुम क्या कह रहे हो, हवा की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही। लेकिन जो अपना एमसी है वो सोच रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस तरह का मीनिंगलेस इल्यूशन प्लान करेगी। और उसका जो अपना एमसी है उसको यहाँ पे आने के बाद जो जो भी चीजें हुई है वो हर एक चीज याद आने लगती है। और वो सोचता है अब धीरे धीरे मुझे ये इल्यूजन से कुछ ज्यादा ही अलग महसूस हो रहा है। और उसके बाद वो कहता है अब मुझे समझ में आया, शायद ये जगह असली है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम प्रेसिडेंट के सेफ हाउस में देखते हैं जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो अपने एमसी को खाना देते हुए कहता है इतनी लेट डिनर देने के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। और हम देखते हैं अपना एमसी वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स के साथ घिरा हुआ होता है और जो अपना एमसी है वो पूछता है तो मैं कहाँ पे हूँ। और ये सुनते ही जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है तुम इसको एक सिगरेट बेस कह सकते हो, हम इसका ज्यादा यूज नहीं करते लेकिन आज परफेक्ट सिचुएशन है इसको यूज करने का, लेकिन फिलहाल के लिए तुम अभी इस खाने को एंजॉय करो, ये अभी के टाइम का है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैंने एज्यूम कर लिया कि ये ज्यादा डिफरेंट नहीं है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो हंसते हुए कहता है अच्छा इसका मतलब तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम 800 साल फ्यूचर में आ चुके हो। और जो अपना एमसी है वो कहता है कुछ हद तक हाँ। और ये सुनते ही जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है मुझे ये सुन के खुशी हुई
और शायद तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से तुम यहाँ पे अच्छे से चल फिर पा रहे हो, क्योंकि इस तरह की चीजें पहले के टाइम पे इम्पॉसिबल की तरह थी। क्यों, मैंने सही कहा ना? और तभी अपने एमसी को याद आता है कि उसके बॉडी में पॉइजन फैल गया था। और तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है, फिलहाल तुम जो जिंदा हो वो सारा का सारा मॉडर्न एरा की वजह से हुआ है। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो जो कोरियो एरा है वो खत्म हो चुका है। और तभी जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो अपने एमसी को इस तरह से परेशान देके कहता है, देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो। मैं तुम्हें सारी की सारी जरूरी चीजें प्रोवाइड करूंगा ताकि तुम अपने आप को इस एरा पे अडॉप्ट कर सको। और उसके रिटर्न पे क्या मैं तुमको हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए पूछ सकता हूँ? और जो अपना एमसी है वो कहता है कि क्या कोऑपरेट? और तभी जो वो कहता है, हाँ ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और उसका तो कहता है डायरेक्टर ऑफ NIS। और उसके बाद वो जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि यस प्रेसिडेंट, और वो टीवी ऑन करता है। यहाँ पे न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि लोग कह रहे हैं वो किसी तरह के सुपर हीरो मूवी की तरह था। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, जो कि कार से भी ज़्यादा तेज दौड़ रहा था, और उसके अलावा वो तो इधर उधर उड़ भी रहा था। और कुछ रीमर्स तो ऐसे भी है कि वो जो पर्सन है वो उसी हान रिवर के ग्लेशियर से निकला है। दूसरा जो न्यूज़ एंकर होता है वो कहता है, हाँ आपने सही कहा, ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है रिसेंटली, हान रिवर का वो ग्लेशियर और उसके अंदर का वो मिस्टीरियस पर्सन। हर जगह पे ये बात फैलाई जा रही है कि वो जो पर्सन है उसने पूरी सिटी में केओस मचा दिया था। और कुछ लोग तो ये भी र्यूमर फैला रहे हैं कि वो एक सुपर ह्यूमन है। लेकिन सरप्राइजली एक मूवी प्रोडक्शन टीम ने ये रिवील किया कि वो ना एक सुपर रियलिस्टिक क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, और ये उसी का ही सीन था। और ये सब देखे जो अपना एमसी है वो पूछता है आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है, और लोग बात कर रहे हैं कि ये बस एक स्टेज परफॉर्मेंस था, क्योंकि हम उनको अभी सच्चाई जानने नहीं दे सकते, क्योंकि वो तुम जैसे एक बीइंग के लिए अभी तक रेडी नहीं है। एक फ्रोजन इंसान जो कि सेंचुरी के बाद फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है, जिससे लाइफ फॉर्म आगे बढ़ेगी और आगे भी हमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट मिलेगी। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको करने का अटेम्प्ट किया था, लेकिन टाइम के साथ साथ वो सारे फेलियर हो गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रूशियल एलिमेंट थाइंग टेक्निक एब्सेंट रही है। लेकिन उस चीज़ की चाबी अभी हमारे सामने अपियर हुई है। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने ऑनेस्ट रहूंगा। मैं हमारी कंट्री और हमारे डिसेंडेंट के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट। और ऐसा वो कह ही रहा था कि तभी जो अपना एमसी है वो कहता है, नहीं मैं नहीं करूंगा, और वो वहां से जाने लगता है। और जो प्रेसिडेंट है वो चुपचाप वहां पे खड़ा ही रह जाता है। और उसका जो अपना एमसी है वो जाते हुए दरवाजा खोलते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये काम करेगा? मैं इस सहरा पे रह भी पाऊंगा? लेकिन तभी अपने एमसी के सामने दो बड़े से गार्ड आ जाते हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो। और इतना कहते ही वो जो दोनों गार्ड होते हैं वो अपने एमसी के हाथ को पकड़ लेते हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है, अगर तुम्हें हमारी बात नहीं माननी तो आप ये फ्रेंडली नाटक करने का कोई जरूरत नहीं है। और उसके इतना कहते ही वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, सारे के सारे अपने एमसी को ओवर फायर करते हैं, और अपने एमसी के पीठ में बहुत सारे बेहोशी वाले डांट लग जाते हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है, वेल हम बस तुमको सुला देंगे। और वो सोचा था भले ही वो पुलिस के टेजर से बच जाए, लेकिन ये जो डांट है ये हाथी तक को सुला सकते हैं, तो ये इससे नॉक हो ही जाएगा। लेकिन तभी वो कुछ देख के शौक हो जाता है। वो देखता है कि अपने एमसी के बॉडी के ऊपर ना एक एनर्जी की लेयर बनी होती है, और उसको देख के वो कहता है, आखिर ये क्या है? कोई चीज उनको रोक रही है। और तभी जो अपना एमसी है वो उन सारे डार्ट्स को नीचे गिरा देता है, और एक ही झटके में उन दोनों गार्ड्स को ऊपर फेंक देता है, और कहता है, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। और ये सुनते ही जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है, भले ही ये खतरनाक ही क्यों ना हो, लेकिन तुमने हमारे लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ा। और उसके बाद अपने लोगों से कहता है, पावर को इंक्रीज करो और उसे घेर लो। और इतना सुनते ही उसके सारे के सारे जो लोग होते हैं ना, वो टेजर स्टिक लेके अपने एमसी के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं ताकि वो कहीं जा ना पाए। और तभी एक पर्सन अपने एमसी के ऊपर हमला करता है, लेकिन अपना एमसी उसको खड़े खड़े ही डॉच कर लेता है। और वो जो पर्सन वो कहता है, तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना था, ये अगर एक बार तुम्हें टच कर लेती है तो तुम यहाँ पे मौत का एक्सपीरियंस करोगे। और तभी एक और पर्सन अपने एमसी के पीछे से हमला करता है और कहता है, ये जो टेजर है ये नॉर्मल टेजर से 10 गुना ज्यादा वर्स्ट है, तुम बच नहीं सकते। लेकिन वो देखता है कि उसके सामने अपना एमसी नहीं होती बल्कि उसकी आफ्टर इमेज होता है। और उस होते हुए कहता है कि आफ्टर इमेज नहीं, ये सच नहीं हो सकता, राइट? कोई भी इंसान इस स्पीड लेवल पे नहीं पहुंच सकता। हम देखते जो अपना एमसी है वो सबको बहुत ही आराम से डॉच कर रहा था। उसकी तेजी इतनी थी कि लोग उसको देख भी नहीं पा रहे थे। और वो जो पर्सन है वो सोच रहा था, एक इंसान की स्पीड इतनी कैसे हो सकती है? वो अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट फाइट भी नहीं कर रहा, जबकि हमारे पास पावरफुल वेपन्स है। हम उसको ऐसे ही खड़े होते हुए जाते हुए देखने के अलावा कुछ कर तक नहीं पा रहे। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम प्रेसिडेंट को देखते जो कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि हमने उसको खो दिया। उसको फोर्स के साथ कैप्चर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और जो दूसरा पर्सन होता है वो कहता है, वेल हम उसे पकड़ने का दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। और जो प्रेसिडेंट है वो कहता है, बाय द वे क्या तुमने उसकी लोकेशन लोकेट की? और ये सुनते ही वो जो पर्सन होता है वो कहता है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसे ढूंढने के लिए हमें बहुत ही लार्ज स्केल में सर्च करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है दौड़ते हुए और कहता है, हमने उसको ढूंढ निकाला। और जो प्रेसिडेंट है वो कहता है कि क्या, वो कहाँ पे है? और तो ये जो पर्सन है वो कहता है, वेल
हमें उसका रीजन तो नहीं पता, लेकिन वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे हम उसको आसानी से देख सकते हैं, यहाँ की सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग के छत के ऊपर, जहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कहता है ये सब सच है। और उसके बाद हम प्रेसिडेंट की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शौक था, और वो जो बंदा वो कहता है और उसने अभी अभी उस बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर दी। हम देखते हैं अपना जो एमसी है वो अपने आप वहां से कूद जाता है और नीचे गिरते हुए सोच रहा था ये रियलिटी, इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। इस रियलिटी पे ना मेरे पास कोई पर्पस है और ना ही कोई ऐसा पर्सन जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। मुझे जिसको मानना था वो शायद इस रियलिटी पे एग्जिस्ट नहीं करता, और इस तरह की रियलिटी पे मेरे जिंदा रहने की कोई वजह नहीं है। इसीलिए अब मुझे समझ में आया, मुझे उस दिन मर जाना चाहिए था। नहीं, मैं उस दिन मर ही गया था। और वो एक स्माइल देते हुए ना कहता है ये मेरा अंत है। और ये सब वो कह के नीचे आ ही रहा था कि तभी वो कुछ देख के शौक हो जाता है। वो देखता है कि उसी के सामने उसके दुश्मन की बहुत बड़ी फोटो लगी है, और इसको देख के वो पूरी तरह से शौक हो जाता है और कहता है क्या ओकियोंग। और उसके बाद हमें पास्ट की एक और झलक दिखाई जाती है जहाँ पे ओकियोंग कह रहा था बॉडीगार्ड च्योक रियुगोम, तुमने आखिरकार इस चुड़ैल को बचा ही लिया, क्यों? लेकिन जरा देखो अपने फैमिली मेंबर्स को जो कि पूरी तरह से इल्यूजन के अंदर कंज्यूम हो चुके हैं। वो एक दूसरे को ही मार रहे हैं, और अब तो चांद भी निकल चुका है और इशारा है तुम्हारी बर्बादी का। च्योक रियुगोम, तुम आखिरी तक स्ट्रगल करते रहो, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे जो भी आता रहेगा मैं सबको कुचलता रहूंगा। अपना एमसी ये सब सुनते हुए हमें बता रहा था ओकियोंग जो कि हर किसी का कारण है। मुझे लगा था कि मैंने उसको मार डाला है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये कमीना फ्यूचर में भी जिंदा हो? और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना एमसी नीचे गिर रहा था ना, वो अपने हाथ को नीचे करता है और अपने एनर्जी का इस्तेमाल करके वो अपने आप को हवा में ही रोक लेता है और आराम से नीचे उतर के उस बोर्ड को गुस्से से देखने लगता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शौक था, और वो कहता है कि क्या उसने रूफ टॉप से जंप कर दिया? और वहाँ पे एक पर्सन होता है जो कि कहता है यस सर। और जो प्रेसिडेंट है वो कहता है आखिरकार ये कैसे हुआ, हमें कम से कम उसकी बॉडी चाहिए होगी। लेकिन वो जो पर्सन होता है वो कहता है सर लेकिन उसकी बॉडी भी वहां से गायब हो चुकी है। और ये सुनते ही जो प्रेसिडेंट होता है पूरा शौक हो जाता है और उठते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने? और तभी वो जो पर्सन वो कहता है लेकिन थैंकफुली सर हमें वहाँ पे एक विटनेस मिला जिससे उसको देखा था। और जो प्रेसिडेंट है वो कहता है अच्छा तुमको एक विटनेस मिला, तो उसने तुम्हें क्या बताया? और तभी वो जो पर्सन है वो कहता है योनहू, वो योनहू के बारे में पूछताछ कर रहा था। और उसके बाद हमें योनहू के बारे में बताया जाता है कि कोरिया में ऐसा एक भी पर्सन नहीं होगा जो इसे नहीं जानता हो। ये दुनिया के मशहूर एक्शन मूवी स्टार है। छोटी सी उम्र में ही उसने अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स दिखाई थी और अपनी डेयरिंग एक्शन सीन से पूरे दुनिया को हैरान कर दिया था। ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ के डायरेक्टर्स उनमें इंटरेस्ट हो गए और उन्होंने सक्सेसफुल मूवीज बनाई जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और उसकी सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि उसकी जो शक्ल है और पर्सनैलिटी वो भी बहुत ज्यादा लाजवाब है। उसे देखते ही लोग उसके दीवाने बन जाते हैं और इसी वजह से वो आइडल्स इतना ही पॉपुलर है। और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से उनकी कंपनी के जो स्टॉक प्राइजेस हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। और वो बस एक एक्टर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सुपरस्टार है जो अपने टैलेंट और पर्सनैलिटी के दुनिया के बाहर भी मशहूर है और अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सच में एक महान इंसान है। और ये सब चीजें एक बच्चा अपने एमसी को कह रहा था और कहता है इतना सब होने के बाद भी आखिर तुम उनको जानते क्यों नहीं हो? और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी है वो बच्चे से कहता है अच्छा और इसी वजह से ये सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई है। और जो बच्चा है वो कहता है कि हाँ तुम देख ही सकते हो। और जो अपना एमसी है वो सोच रहा होता है क्या एक महान इंसान? मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं शांत हो चुका हूँ, क्योंकि मैं जिस इंसान को जानता था वो तो इससे बहुत ही ज्यादा अलग है। लेकिन क्योंकि मैं भी इस टाइम पे एग्जिस्ट करता हूँ तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या ये बंदा उसी की तरह ही लगता है या फिर ये वही है जिसको मैं जानता हूँ? मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये वो पर्सन ना निकले। और उसके बाद वो उसकी तरफ हाथ बढ़ा के उस बच्चे से कहता है मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ भी करके इससे मिलना है। और इतना कहते ही हम देखते हैं उसके छूने पर से वो स्क्रीन डैमेज हो जाती है और वो कहता है हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है। लेकिन तभी वो जो बच्चा होता है वो कहता है तुम नहीं मिल सकते। और जो अपना एमसी वो कहता है कि क्या? और अपने एमसी को इस तरह से देख के वो जो बच्चा है वो सोच रहा था क्या ये नमूना दिमाग से पैदल है क्या? और उसके बाद वो कहता है आखिरकार तुम एक सेलिब्रिटी से कैसे मिल सकते हो, वो भी इस तरह के टॉप टायर के स्टार से? तुम्हें अगर उसको देखना है तो तुम्हें तो एयरपोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे कि कभी उसके दर्शन हो जाए, लेकिन बिना किसी प्लान के तुम वहां पे जाके करोगे क्या? लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो कहता है क्या बकवास है। और उसकी तरह कहते उसके सामने वाली स्क्रीन पूरी टूट जाती है और इसे देख के तो जो बच्चा है वो तो नीचे ही गिर जाता है डर के मारे। और तभी जो अपना एमसी है वो उससे पूछता है जल्दी से बताओ कि मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ?
लेकिन हम देखते हैं वो जो बच्चा है वो तो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। वो धीरे से उठता हुआ कहता है प्लीज प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो, मुझे जाने दो। लेकिन जो अपना एमसी वो कहता है मुझे बस बताओ और मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा। और वो जो बच्चा है वो कहता है सच में, मैं कसम खा रहा हूँ, सच में अभी ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि तुम मुझसे मिल पाओ। लेकिन हाँ मुझे याद है, मैंने एक आर्टिकल देखा था जिसमें कहा गया है कि ये जो हीरो है और रिसेंटली अभी समंदर के पार गया है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी वो सोचा था क्या वो फॉरेन कंट्री पे है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं। मतलब ये वाला जो जगह है ये यूएस है, जहाँ पे हम आवाज सुनते हैं कि कोई कह रहा है हाँ तुमने मुझे भरोसा दिला दिया है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। और वहीं पे ही हमारा विलन बैठा था, मतलब यो योनहू, जो कि आराम से बैठ के अपना खाना खा रहा था कि तभी वहाँ पे एक पर्सन आके उसके मुंह पे बहुत जोर से एक मुक्का मारता है और कहता है हे बच्चे, ये जगह तुम जैसे घटिया लोगों के लिए नहीं है, इसीलिए अगर तुम्हें जान प्यारी है तो यहाँ से भागो। तुम्हें क्या पता भी है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फक, मैं लाइन भूल गया, क्या कोई मुझे बताएगा कि लाइन क्या था। और हमें पता चलता है कि ये कोई असली फाइट का सीन नहीं था, बल्कि यहाँ पे किसी मूवी की शूटिंग चल रही थी। और हम तभी देखते हैं वहाँ का जो डायरेक्टर होता है और बाकी के जो वहाँ के क्रूमेट्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। जो डायरेक्टर होता है वो कहता है मिस्टर यो को सच में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती होगी, क्योंकि उनका शेड्यूल ऑलरेडी इतना ज्यादा बिजी होता है और हम उनको यहाँ पे लेके आए हैं। और यहाँ पे इस पर्सन को देखो जो कि बार बार रीटेक ले रहा है, इससे तो एक लाइन भी बोला नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है कि ये साला जानबूझ के ये सब कर रहा है, हमें इसको लाना ही नहीं था, साला ये बस टाइम बर्बाद कर रहा है, मिस्टर यो का भी और हमारा भी। और उसके बाद जो डायरेक्टर होता है वो चिल्ला के कहता है जल्दी से शूट करो। ऐसा लग रहा है कि जो मिस्टर यो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। और जो बंदा होता है जो कि उसको मार रहा था अभी, वो कहता है कि क्या। और तभी हम अपने यो को देखते हैं जो कि कहता है मैं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कर सकता, देखो जेम्स। और एक स्माइल देते हुए कहता है इस बार प्लीज मेरे दूसरे साइड पे मारना, क्योंकि अगर तुम सेम साइड पे मारते रहोगे तो मैं ठीक से अपने लाइन को नहीं बोल पाऊंगा यार। और वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे कहा जाता है दोबारा से शूट करते हैं, लेकिन तभी वहाँ का जो झूमर है वो टूट जाता है और जो बंदा है उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है। और वो जो बंदा होता है इसको देख के कहता है व्हाट द फक। लेकिन तभी जो अपना यो होता है ना वो सीधे दौड़ के आता है और उसको साइड हटा लेता है, जिससे वो बंदा बच जाता है। और हम देखते हैं उस जगह पे पूरा धुआं धुआं हो जाता है और इसको देख के सारे क्रू मेंबर्स वहाँ पे दौड़ते हुए आते हैं और बात कर रहे होते हैं आखिरकार ये कैसे हो गया और झूमर टूट कैसे गया, क्या सब लोग ठीक है, जल्दी से देखो क्या उनको चोट तो नहीं लगी। और उसके बाद हम यो को देखते हैं जो कि कहता है हाँ यार चलो आखिरकार हम बस तो गए। और जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। और तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है मिस्टर यो क्या आप ठीक है। और जो अपना यो होता है वो कहता है हाँ यार थैंकफुली हम इसको अवॉइड कर पाए, नहीं तो यहाँ पे कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाता और किसी की मौत भी हो सकती थी। और हम देखते हैं कि जो यो है उसको भी बहुत ज्यादा चोट लगी होती है और वो भी हंसते हुए कहता है देखो जरा यार मेरी भी हालत थोड़ी खराब हो गई है, अब मुझे लगता है हॉस्पिटल जाना होगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम यो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पे होता है और उसके घाव पे पट्टियां लगी होती हैं। तभी एक पर्सन उसको कहता है तुम सीरियसली बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल बनते हो यार, आखिरकार तुमने अपनी बॉडी को खतरे में डाल के उसकी जान कैसे बचा ली। और जो यो होता है वो कहता है मुझे भी इसके बारे में पता नहीं, मेरी जो बॉडी थी वो अपने आप ही रिएक्ट कर गई और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद तो जो बंदा होता है वो कहता है लेकिन मिस्टर यो अभी आपको कैसा फील हो रहा है। और जो यो होता है वो कहता है मैं अभी बहुत ज़्यादा ठीक हूँ और मुझे वैसे ही बहुत सारे स्टाफ मेंबर मिलने आया था और उन्होंने इतने सारे गिफ्ट्स दे रखे हैं और इतने सारे को लेके मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गिफ्ट्स मैं हॉस्पिटल के स्टाफ्स में बांट दूँ ताकि वो लोग भी खुश हो जाएं। और ये सुन के वो जो पर्सन होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है चलिए यही करते हैं। और तो जो यो होता है वो कहता है वैसे मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से जो फिल्म का शेड्यूल है वो डिले हो गई, मैंने सब कुछ मैच्ड अप कर दिया, सही कहा ना मैंने। लेकिन वो जो बंदा हो तो कहता है नहीं वेल हम लोग लकी हैं कि आपको ज़्यादा इंजरीज नहीं हुई और वैसे भी फिलहाल के लिए फिल्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये सुनते ही जो यो होता है वो कहता है कि क्या फिल्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आखिर क्या है इंपॉर्टेंट अभी। और ये सुनते हुए जो बंदा होता है वो घबराते हुए कहता है वेल, और वो कुछ तो कहता है जो हमें पता नहीं चलता। और इसको सुनते ही जो यो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या अभी तुमने क्या कहा। और उसके इसी शौक होने के साथ ये सीन कट होता है और हमें ब्लू हाउस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट है वो अपने लोगों से कहता है तुम लोगों ने अच्छा काम किया, अभी मेरे पास कुछ करने को है इसलिए चलो मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। और ये सुनते ही वो लोग जाने लगता है और जो प्रेसिडेंट है वो भी अकेले दूसरे साइड जाने लगता है। लेकिन तभी वो सुनता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। और हम देखते हैं ये अपना MC होता है। और ये सुनते ही जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे देख के कहते हैं अच्छा तो च्योक रियोकुम, मैं भूल कैसे जाता हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तुम यहाँ पे लौते पर्सन हो जो कि बिना किसी परेशानी के अंदर और बाहर जा सकते हो, और वैसे भी तुम इस तरह से ज्यादा अच्छे दिखते हो। तुमने सच में कल मुझे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था। और उसके बाद हमें 9 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो चुपचाप अपने ऑफिस में बैठ कर अपना काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे लाइट बंद हो जाता है। इसको देखे जो प्रेसिडेंट है वो शौक होते हुए सामने देखता है जहाँ पे अपना MC उसके सामने बैठा था और कहता है क्या मेरी जो रिक्वेस्ट थी कोऑपरेशन की वो अभी भी वैलिड है।
और तभी जो प्रेसिडेंट है वो उसके पास आके कहता है मैं सोच ही रहा था कि तुम वापस जरूर आओगे। और जो अपना एमसी है वो कहता है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। और जो प्रेसिडेंट है तभी यो की फोटो दिखाते हुए कहता है क्या शायद तुम्हारी कंडीशन यही है ना, तुम शायद इससे रिलेटेड हो। और जो अपना एमसी है वो कहता है अच्छा तो तुम्हें पहले से ही पता है, क्या तुम मुझे किसी से इंट्रोड्यूस करवा सकते हो दूसरे कंट्री पे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, वो भी बिना किसी सवाल के। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं हाँ मैं करूंगा, लेकिन अगर तुम ये प्रॉमिस करते हो कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे। और ये सुनते ही जो अपना एमसी वो कहता है हाँ गोरियो डायनेस्टी पे हैंडशेकिंग का कोई भी कल्चर नहीं था, लेकिन फिर भी वो उससे हाथ मिला लेता है। और उसके बाद आप प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है वो कहता है आखिर मैं उससे कब तक मिलूंगा। और जो प्रेसिडेंट है वो कहता है तुम मुझसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिलना चाहते हो राइट। और जो अपना एमसी है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। और जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है देखो यार इवन प्रेसिडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इतने जल्दी वहाँ पे जाना, क्योंकि वो 30 माइल्स दूर है यहाँ से। और उसके बाद हमारा सीन कट हो जाता है और वो कहता है हाँ चलो फिर। और हम यहाँ पे यो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था और पूरी तरह से रेडी होकर किसी का इंतजार कर रहा था। और तभी एक पर्सन कहता है वो लोग ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ अपना एमसी आता है जो कि सोच रहा था अच्छा तो हम इस तरह से मिलेंगे। और हम देखते हैं तभी वहाँ के जो लोग होते हैं ना प्रेसिडेंट को देख के कहते हैं आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई प्रेसिडेंट। लेकिन जो अपना एमसी है वो तो यो को ही देख रहा था और वो सोच रहा था आखिर तुम हो कौन। और अपना एमसी सब सोच ही रहा था कि तभी जो यो है ना वो भी प्रेसिडेंट को कहता है मेरा नाम है यो योन हू। और उसके बाद वो प्रेसिडेंट से हाथ मिलाता है जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो कहता है थैंक्स कि तुम इतने सुबह सुबह हमसे मिलने के लिए आए, तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई। और जो अपना यो होता है वो कहता है नहीं 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 कोई बात नहीं है प्रेसिडेंट, वैसे ही मेरा शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो चुका है, आप तो देख ही सकते हैं। और जो प्रेसिडेंट है वो तभी ना यो के हाथ में लगी हुई चोट को देख लेता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे हाथ के साथ क्या हुआ। और जो यो है वो कहता है अरे ज़्यादा कुछ नहीं प्रेसिडेंट, मैं बस थोड़ा सा नीचे गिर गया था और इसी वजह से थोड़ी सी चोट लग गई है। और वो प्रेसिडेंट से बात कर ही रहा होता है कि तभी जो अपना एमसी है वो यो से कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है च्योक रियोगुम। और वो अपने हाथ को आगे करता है और इस तरह से अचानक अपने एमसी को खुद को इंट्रोड्यूस करता हुआ देख के जो यो होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है, लेकिन वो उसे हाथ मिलाते हुए कहता है आप शायद तो नेशनल मेरिट हो गए ना जिसके बारे में प्रेसिडेंट मुझसे बात कर रहे थे, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, मेरा नाम है यो योनहू और मैंने ये सुना कि हम दोनों एक ही प्रमोशनल वीडियो पे अपीयर होंगे, सच में आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा ऑनर महसूस हो रहा है। और ये दोनों इस तरह से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि अरे हाँ सही कहा, चलो तुम दोनों ने एक दूसरे को जान लिया है तो जाके हम बैठ के बात करें। और जो यो होता है वो कहता है कि हाँ चलिए। लेकिन प्रेसिडेंट, और हम देखते हैं कि जो यो है वो थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि अपने एमसी ने उसके हाथ को बहुत जोर से पकड़ा होता है और वो कहता है ये सच में स्ट्रांग है। लेकिन जो अपना एमसी है वो तो सोच रहा था रुको आखिरकार ये क्या है। हम देखते हैं कि जो अपना एमसी है वो यो के बॉडी को पूरी तरह से स्कैन कर रहा था ताकि वो ये डिटेक्ट कर सके कि उसके अंदर क्यूआई है कि नहीं, लेकिन उसको उसके अंदर बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता। और इसे देख के वो थोड़ा शौक होते हुए सोच रहा था आखिरकार ये क्या है, मुझे तो इसके अंदर बिल्कुल भी क्यूआई महसूस नहीं हो रही। और उसके बाद तो उसके हाथ को छोड़ के कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने अनजाने में हाथ को ज्यादा ही जोर से पकड़ लिया था। और वो ये कहते हुए सोच रहा था इसके अंदर तो थोड़ी सी भी क्यूआई नहीं है। और तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है अरे कोई बात नहीं, जबकि तुम दोनों ने एक दूसरे से जान पहचान कर ही ली है तो जाके तुम एक जगह पे बैठ के बात करो, मैं थोड़ा सा बाथरूम से होके आता हूँ, मुझे जोर से लगी है। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो बाहर आ जाता है और तभी एक पर्सन उसको कहता है बाहर हमारे ट्रूप्स रेडी हैं। और जो प्रेसिडेंट है वो कहता है समझ गया, चला देखते हैं कि आखिरकार ये मीटिंग की जरूरत क्या है। और हम उसके बाद अंदर देखते हैं जहाँ पे यो और अपने एमसी बैठे होते हैं और तभी जो यो के भी साथी होते हैं ना वो भी कहते हैं कि सर हम भी थोड़ा बाथरूम से आते हैं, और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद जो यो होता है ना अपने एमसी से कहता है वाह इस ब्लू हाउस की जो चाय है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, प्लीज़ तुम भी एक सिप लेके तो देखो। लेकिन जो अपना एमसी है वो तो उसकी बातों को नहीं सुन रहा था और वो सोचा होता है ये इंसान जो कि कोयोन को रिसेंबल करता है, क्या ही डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन तभी जो यो होता है वो कहता है क्या तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन अपना जो एमसी है वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। और तभी जो यो होता है वो कहता है च्योक रियोगुम। और उसके बाद अपने चेयर से उठ के अपने एमसी के पास आके उसको धीरे से कहता है अच्छा तो तुम अभी तक जिंदा हो। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक औरा निकल रही थी। और इसको देख के जो यो होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि मुझे देख के तुम ज्यादा खुश नहीं हुए। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है। और तभी जो यो होता है वो कहता है बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं क्यों, च्यूरिंग के तलवार। और जो अपना एमसी है वो सोच रहा था ये तुम ही थे, तुम तब से यही थे कोयोन, तुमने बहुत अच्छी तरह से अपने क्यूआई को छुपा के रखा था, आखिर इसको इस तरह की स्किल कहाँ से मिली, और आखिरकार ये कब से ये फ्यूचर में है। और तभी जो यो होता है वो कहता है अगर तुम मुझे यहीं पे मार दोगे तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, अपनी ये मारने की जो इच्छा है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखो ठीक है। देख के लगता नहीं कि तुम यहाँ ज़्यादा देर से हो, क्यों
लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो कहता है लेकिन तुम्हें देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। और अपना जो एमसी होता है वो तो सोचा होता है क्या मैं इससे अपना जवाब निकाल पाऊंगा। और उसके बाद उससे पूछता है आखिरकार फ्यूचर में आना भी क्या तुम्हारी एक घटिया चाल है। और ये सुनते ही जो यो होता है वो हंसते हुए कहता है आखिरकार मैं इस तरह की घटिया चाल के लिए कैपेबल कैसे हूँ, तुम खुद ही बताओ ना। और जो अपना एमसी है वो सोच रहा था मुझे पता था। और उसके बाद तो उससे पूछता है मैं तुमको एक फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे सच सच जवाब दोगे। और उसके बाद वो उससे पूछता है क्या जो मिस है वो अभी भी यहाँ पे है। और ये सुनते ही जो यो होता है वो कहता है इस तरह से मुझे धमकी देने की तरह मत पूछो। और आई थिंक तुम उस लड़की की बात कर रहे हो ना जिसको तुम गार्ड कर रहे थे, क्यों? शायद मुझे पता है कि वो जिंदा है कि नहीं। और ये सब कहते हुए वो एक डेविल से स्माइल दे रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका चाय का कप ऊपर उछल जाता है और हमें पता चलता है कि अपने जो एमसी है उसने उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ की टेबल तक टूट जाती है। और जो यो होता है ना कुछ समझ नहीं पा रहा होता और ना पीछे अपने चेयर के साथ ना खिसकता जा रहा था और सीधे जाके दीवार को तोड़ता हुआ उसके अंदर घुस जाता है। और जो अपना एमसी है वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें नहीं बताना ना तो मैं खुद से ही उनको ढूंढ लूंगा। और इस तरह से अपने एमसी को गुस्से पे देख के जो यो होता है वो कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा अजीब है। और उसके बाद वो उस टूटे हुए दीवार से बाहर आते हुए कहता है क्या ये हमेशा से ऐसा था? लगता है मुझे अकेले ही सामना करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले 1 मिनट रुक जाओ। वैसे तो तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये बता दूं हमें कोई भी बीच में तंग नहीं करेगा। मैं यहाँ पर इल्यूजन का इस्तेमाल करके इस जगह को अलग कर दिया है। कोई भी बाहर से अगर देखेगा तो उसे यही लगेगा कि बस 2 पुराने दोस्त आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, किसी को हमारी असली लड़ाई के बारे में पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी लड़ाई के बीच में कोई भी दखल नहीं देगा और हम बेझिझक अपने हिसाब से लड़ सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और सीधे वो दौड़ते हुए अपने एमसी को और हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो कहता है अपनी बकवास बंद करो। और ये सुनते ही वो कहता है कि क्या? और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है तुम गोयोंग नहीं हो। और ये सुनते ही वो कहता है कि क्या? उसके हाथ में एक पाइन कौन है? और उससे कहता है आखिरकार तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो अचानक से? और जब अपना एमसी होता है वो कहता है आई गेस मुझे खुद ही चेक कर लेना चाहिए, क्यों? और उसके बाद वो उस पाइन कॉर्न को ना हाथ से तोड़ देता है और कहता है तुमने अपने क्यूआई को बहुत अच्छी तरह से छुपाया था इतनी देर तक, लेकिन अब जबकि तुम अपने आप को डिफेंड कर रहे हो तो तुम अपने क्यूआई को लीक होने से रोक नहीं पा रहे। और ये देख के जो यो होता है वो कहता है ये स्किल्ड है। और तभी जो अपना एमसी और कहता है वैसे भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये क्यूआई उस कमीने की तो नहीं है। और हम देखते हैं अपने एमसी की आंखों के सामने ही जो यो है वो अपनी इल्यूजन को खत्म करता है, जहाँ पे वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। सोच रही थी इसने मेरे डिस्गाइज के थ्रू भी देख लिया मुझे। और उसके बाद वो एक स्माइल देते हुए कहती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लोगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है एक तुम्हारे जैसे पर्सन के लिए जो कि अभी रिसेंटली ही जगा है। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी है वो भी कहता है वेल मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोगों में से मुझे तुम्हारी ही शक्ल देखने को मिलेगी। और उसके बाद हमें वापस से पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है। योन ही रेवेलियन के दिन उस पहाड़ी के चोटी पर यहाँ मरने वालों में से ये नहीं थी। और उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो यून ही होते हो कहती है अरे यार तुम तो मुझे शर्मिंदगी महसूस करवा रहे हो। लेकिन जो अपना एमसी है वो तो सोच रहा था आखिरकार ये जिंदा कैसे है। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो यून ही होते हो कहती है जैसे तुम्हें योन हो के होने के बारे में पता चला वो ऐसे ही सर ओ क्योंग भी इनक्रेडिबली फेमस फिगर है इस दुनिया के लिए, और मैं फिलहाल के लिए उन्हीं के रूप में डिस्गाइज होके काम कर रही हूँ ताकि जो सर ओ क्योंग है वो अपने बड़े प्लान को अंजाम दे सके। और वैसे भी मैं उनको डेली रिपोर्ट तो देती ही हूँ और इस बार मैं उनको ये बड़ा न्यूज जरूर दूंगी कि तुम जिंदा हो। वो जरूर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। और उसके बाद वो इल्यूजन क्लोन का यूज करती है जिसके वजह से उसके बहुत सारे क्लोन क्रिएट हो जाते हैं। और उसके बाद वो अपने क्लोन से कहती है अगर हम इसे सर कोयोंग को दे दें तो वो हमें जरूर रिवार्ड्स देंगे। और ये सब वो कह ही रही होती है कि तभी जो अपना एमसी होता है ना वो उसके क्लोन के ऊपर सीधा के अटैक कर देता है। और हम देखते हैं अपना जो एमसी है उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा निकल रही थी। और इसको देख के जो यूनी होती है वो कहती है ये इतना ज्यादा क्यूआई रिलीज कर रहा है। और तभी जो अपना एमसी वो कहता है तुमने अपनी बकवास बहुत कर ली, अब तुम अपना मुंह बंद करो। लेकिन जो यूनी होते वो कहती है तुम कितने बड़े इडियट हो, तुम इतना ज्यादा क्यूआई रिलीज कर रही हो वो भी इस बॉडी के साथ जो कि इतने लंबे टाइम से एवेक नहीं हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा डैमेज होगी और ये उसका 1 वे टिकट है। लेकिन जो अपना एमसी है वो फिर से उसके एक और क्लोन के ऊपर अटैक करता है और इसको देखे जो यूनी है वो पूरी शौक हो जाती है। और जो अपना एमसी है वो कहता है आखिरकार तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कब से मेरे ऊपर अप्लाई होने लगे। और ये सब देख के जो यूनी होती है वो सोच रही थी नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि तभी जो अपना एमसी है वो हर एक उसके क्लोन को मार रहा था और उसके साथ साथ वो यूनी को भी बहुत ज्यादा घायल कर देता है। और जो यूनी है
वो सोच रही थी नहीं, मैं भरोसा नहीं कर पा रही, आखिर ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि उसके जो क्लोन्स होते हैं वो एक एक करके वहाँ पे गायब हो जाते हैं, और जो यूनी होते हैं वो कहती है डैम इट, उसे मारो। लेकिन उसके सारे क्लोन वहाँ से जा चुके थे, और जो अपना एमसी होता है वो कहता है उस दिन तुम डेफिनेटली मेरे हाथों से मर चुकी हो। तुम्हें वो दिन याद है ना, जिस दिन तुम झरने के पीक पे थी और वहाँ से बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल इंजरी के साथ नीचे गिर गई थी, तो आखिरकार तुम फ्यूचर में ट्रैवल कैसे कर पाई। और ये सुनते ही जो यूही होती है वो कहती है उस दिन मुझे भी लगा था कि मैं मर गई थी, लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने अपने सामने एक ऐसी दुनिया देखी जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं पता नहीं कितने सैकड़ों सालों के बाद जगी थी, और मुझे ना कुछ पता था ना मुझे कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह से जल्दी रियलाइज कर लिया कि ये सर कोयोंग ही थे जिन्होंने मुझे जिंदा किया और इस प्रेजेंट में रहने को दिया। और ये सुनते ही जो अपना एमसी वो कहता है अच्छा तो तुम ये कह रही हो कि वो कमीना तुमसे पहले से है यहाँ पे। और वो कहती है हाँ तुमने सही कहा। और उसके बाद वो अपने बालों में से एक डंडी निकालते हुए कहती है सर वो क्यों मेरी परवाह करते हैं। और उसके बाद ना वो उसी से अपने एमसी को ऊपर हमला करते हुए कहती है इसीलिए मैं आखिरी सांस तक उनके लिए लॉयल रहूंगी। लेकिन हम देखते हैं उसका जो अटैक है वो अपने एमसी की आंख में लगने से पहले ही रुक जाता है, और जो अपना एमसी है तभी उसको अपने डंडे से पीछे हटा देता है, जिससे वो दूर जाके दीवार में टकराती है और वो खांसने लगती है। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है क्या ही बकवास है, मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है, तुम्हें लगता है कि ओक्योंग ने तुम्हें बचाया। और सुनते ही जो यूही होते हो कहते हैं कि आगे का तुम्हारा मतलब क्या है। और जो अपना एमसी है वो कहता है तुम यहाँ पे कितने टाइम से हो। और वो कहती है कम से कम 1 महीना। और उसके बाद अपना एमसी पूछता है और तुम्हारी बॉडी सड़ना कब स्टार्ट हुई। और ये सुनते ही जो योही होते हो कहती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और तभी जो अपना एमसी है ना वो अपने डंडे से अटैक करता है, जिससे योही के कंधे का कपड़ा फट जाता है। और हम देखते हैं कि जो योही का कंधा था वो सड़ रहा था। और जो अपना एमसी है वो कहता है मुझे तब से कुछ सड़ने की स्मेल आ रही थी। उस घटिया इंसान ने ऐसे एक्ट किया कि जैसे उसने तुमको बचाया, लेकिन उसने एक्चुअल पे तुम्हारे ऊपर एक टेक्निक का यूज किया है जिसकी वजह से वो तुम्हें एक खिलौने की तरह यूज करेगा, और बाद में तुम खुद ही अपने मौत के पास चली जाओगी। और ये सुनते ही जो यूही है वो तो पहले हंसती है, लेकिन बाद में गुस्से से चिल्ला के कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर ओक्योंग इस तरह की चीजें कर सकते हैं, और इसके अलावा मैंने आज तक कभी इस तरह के टेक्निक के बारे में नहीं सुना। और ये सुनते ही जो अपना एमसी वो कहता है ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है, इसलिए तुमने इसके बारे में कभी नहीं सुना, और वैसे भी तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि सच में फ्यूचर में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम खुद ही सोच लो ना, आखिरकार उसने तुमसे सच्चाई क्यों छुपाई और तुमसे ये घटिया डिस्गाइज होने वाला काम क्यों करवा रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इससे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली कोई चीज नहीं है। और हम देखते हैं जो यूही है वो देख रही थी कि उसके चारों तरफ बस डेड बॉडीज पड़ी हैं, और तभी कोई उसके हाथ को पकड़ता है। वो देखती है कि एक सड़ी हुई बॉडी उसके ऊपर हमला कर रही है, और इसको देख के जो यूही है वो डरने लगती है, और वो जितने भी बॉडीज होते हैं वो उसको ना अपने अंदर खींचने लगते हैं। और जो यूही है वो सोच रही थी क्या मेरी बॉडी इस तरह से सड़ती रहेगी और मैं एक दिन मर जाऊंगी। लेकिन तभी जो अपना एमसी वो कहता है लेकिन तुम चिंता मत करो, एक रास्ता है जिससे तुम्हारे लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। और सुनते ही जो यूही होती है वो सोच रही थी कि क्या एक रास्ता है। और तभी जो अपना एमसी वो कहता है तुम्हारे क्यूआई को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, तुम्हारे बॉडी के अंदर डाली गई जो क्यूआई है उसको रोकने के लिए उसकी ऑपोजिट क्यूआई को तुम्हारे बॉडी के अंदर डालनी पड़ेगी। और ये सुन के जो यूही है वो भी सोच रही थी कि क्या क्यूआई रिकंस्ट्रक्ट। और तभी जो अपना एमसी है उसे बताता है इसी तरीके से तुम अपनी बॉडी को सड़ने से रोक सकती हो और बच सकती हो, ध्यान से देखो। और उसके इतना कहते ही हम देखते हैं जो यूही की बॉडी है ना वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। और इसको देखे जो यूही है वो भी सोच रही थी कि क्या मेरी स्किन वापस से पहले जैसी हो रही है, क्या सच में सर कोयोंग मुझे खिलौने की तरह यूज करके मुझे फेंकना चाहते थे। और वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी जो अपना एमसी है वो यूही से कहता है यहाँ पे बस 2 ही लोग हैं जो तुम्हारे अंदर इनर क्यूआई को इंजेक्ट कर सकते हैं, एक मैं हूँ और दूसरा ओक्योंग। अब चॉइस तुम्हारा है, क्या तुम ओक्योंग का साथ दोगी जो तुम्हें मारना चाहता है, या फिर मेरा जो कि तुम्हारे किस्मत से तुम्हें बचाएगा। और ये सुनते ही जो यूही है वो एक पल के लिए शांत हो जाती है, लेकिन वो अपने कपड़े को संभाल के कांपते हुए ना अपने एमसी के उसी डंडे को पकड़ के कहती है मैं जीना चाहती हूँ, इसलिए मुझे पता हो मुझे क्या करना होगा। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो उसे कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें डबल एजेंट बनना है। और अपने एमसी के ये कहते साथ ही हमारा सीन कट होता है और हम उस रूम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे गार्ड वेट कर रहे थे। और तभी उनको कुछ साउंड आता है और वो गार्ड कहता है आखिरकार हुआ क्या, लेकिन तभी उसको चिल्लाने की आवाज आती है मुझे बचाओ। हम देखते हैं वहां से योही ना वापस से यो की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और वो दौड़ते हुए यहाँ से आती है और कहती है प्लीज मुझे बचाओ, वो एक जानवर है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है मिस्टर योन हो आखिर क्या हो गया। और वो कहता है प्रेसिडेंट आपको भी यहाँ से चले जाना चाहिए, वो एक पागल इंसान है, वो पागल है, वो एक जानवर की तरह है, वो जिंदा नहीं छोड़ेगा किसी को। और ये सुनते जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता और वो सोचा था कि क्या इसका मतलब, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हम अपने एमसी को देखते जो कि कहता है मैं माफ़ी मांगता हूँ,
मैं कॉम्पेंसेट कर दूंगा इस सब चीज़ों के लिए जो भी मैंने यहाँ पे तोड़फोड़ की है। हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा कमरा बिखर चुका होता है, हर एक चीज़ वहाँ पे टूट चुकी थी, कोई चीज़ वहाँ पे सलामत नहीं थी। और जो प्रेसिडेंट होता है वो ये सब देख के सोच रहा था आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या था। और तभी जो अपना MC है वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे यहाँ पे पता नहीं अलग अलग चीज़ें दिख रही थी, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और इसको देख के जो प्रेसिडेंट होता है वो सोच रहा था यहाँ पे ज़्यादा कोई वैल्यू वाली चीज़ तो नहीं थी, लेकिन और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो दूसरा बंदा होता है वो प्रेसिडेंट से कहता है मुझे वो देखने से किसी तरह से भी स्टेबल नहीं लग रहा। और जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है यहाँ पे जितनी चीज़ें टूटी है उसको कंपनसेट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए क्या आप ठीक हैं चियोर यो कौन। और अपना जो MC है वो कहता है कि हाँ ठीक हूँ मैं। और तभी उसके बाद ना यो से पूछता है मिस्टर यो यून हो क्या आप भी ठीक है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। और जो अपनी यून ही होती है वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और वो सोची थी आखिरकार ये कैसे हिम्मत कर रहा है इस तरह से ओपनली सबके से बात करने का, ये नॉर्मली तो ऐसा नहीं था। और यो ही ये सब सोच ही रही होती है कि तभी जो अपना MC है वो कहता है चलो कोई बात नहीं, फिलहाल किसी को चोट नहीं लगी और ये अच्छी बात है, लेकिन कितनी बुरी बात है मैं यहाँ पे चाय नहीं पी सका, लेकिन कोई ना हम दोबारा बैठ के आराम से चाय जरूर पियेंगे। लेकिन जो अपना MC है ये सब कह तो रहा होता है सबके सामने, लेकिन वो इनडायरेक्टली योही से कह रहा था कि योही हमें दोबारा मिलना होगा और हम ओक्योंग के बारे में डीपली बात करेंगे। और उसके बाद हमें वापस से पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है जहाँ पे अपना MC बहुत ज़्यादा छोटा था और उसका मास्टर उससे पूछता है मुझे बताओ आखिर एक रक्षक क्या होता है। एक रक्षक एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी तलवार से दूसरों की रक्षा करता है, और अब से तुम्हारी तलवार बस किसी को बचाने के लिए ही उठेगी। अगर वो लोग किसी खतरे में है तो तुम्हें अपना जीवन दे के उन्हें बचाना होगा। और ये बात तुम हमेशा याद रखना, तुम जिसकी रक्षा कर रहे हो वो हर एक चीज से ऊपर है, भले ही वो तुम्हारा जीवन हो या तुम्हारे माता पिता। और वैसे भी जिसके पास बचाने के लिए कुछ होता है वो इतनी आसानी से नहीं मरता, और ये चीज तुम हमेशा याद रखना चियोक रियोकोम। और तभी हम देखते हैं अपना जो MC है उसकी आंख खुलती है, हम देखते हैं कि उसका चेकअप हो रहा होता है। और तभी वहाँ पे जो डॉक्टर्स है ना वो पैनिक करने लगता है और कहते हैं इनकी कंडीशन अचानक से अनस्टेबल हुए जा रही है, मिस्टर चियोक रियोकोम क्या आप ठीक हो। और तभी जो अपना MC है वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। और आखिरकार और कितना टाइम लगेगा ये सब करने में। और जो टीम लीडर होता है वो कहता है मैं तुम्हारा थैंक्स कह रहा हूँ कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हो और तुम्हारी वजह से हमें काफ़ी रिसर्च मटेरियल्स मिल चुके हैं, लेकिन अगर तुम अभी फिलहाल के लिए थक चुके हो तो हम इसको किसी और टाइम पे कर लेंगे। और तुम टीम लीडर के पीछे उस बंदे को नोटिस कर रहे हो, तुम्हें शायद याद होगा कि ये जो बंदा है ना वो स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि MC को बांधना नहीं चाहिए, ये भी एक इंसान है फलाना ढिमकाना, और अपना MC उसी के पीछे खड़ा हो गया था और इसकी इस हालत के पीछे भी अपना MC ही है। और इस वाले सीन से ये पता चल रहा है कि भाई ये जो सीरीज है यहाँ पे डिटेलिंग का अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। और उसके बाद जो अपना MC है ना वो अपने कपड़े पहनते हुए कहता है ठीक है फिर चलो मैं चलता हूँ, मुझे एक प्रॉमिस है जिसको पूरा करना है। और वो सोचा होता है मैं भरोसा नहीं कर पा रहा कि मैं इतनी परवाह करता हूँ कि मुझे ये सपना बार बार आए जा रहा है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक बेकरी में देखते हैं जहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि योही है जो कि कहती है तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चियोन रियोकोम। और हम देखते हैं अपना जो MC है वहाँ पे हुडी पहन के आया था और वो अपना हुडी खोलते हुए कहता है जो प्रेसिडेंट है उसने मेरे पीछे किसको अपॉइंट किया था। और ये सुनते ही जो योही है वो कहते हैं क्या तुम्हें फॉलो किया जा रहा है। और जो अपना MC है वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, चलो चल के कहीं पे बैठते हैं। और उसके बाद वही जगह पे बैठते हैं जहाँ पे जो योही होती है वो कहती है तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ चीज़ अजीब है, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो आखिरकार तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों ऑर्डर कर रहे हो, और यहाँ तो मैं भी अमीर नहीं हूँ। और जो अपना MC है वो कहती है ए औरत यहाँ पे बस मैं सवाल पूछूंगा। और जो योही होती है वो कहती है हाँ। और तभी जो अपना MC है वो योही से कहता है ओ क्योंग मुझे उसकी सच्चाई अंत में पता चली थी, मैं जिस फैमिली की रक्षा करता था वो क्यों उसी फैमिली का एक हिस्सा था। मैंने सोचा था कि वो किसी इंसिडेंट में मर गया होगा, लेकिन वो पता नहीं कब से रिविलियन की प्लॉटिंग कर रहा था। और जो योही है वो चाय पीते हुए कहती है उसके बहुत सारे सिगरेट्स थे और शायद इसी वजह से वो एक मास्क पहनता था, मुझे बस उसको अच्छे से फॉलो करना था इसलिए मैं उसके ऑर्डर्स को मानती थी। और मुझे शक है कि तुम्हें जो जवाब चाहिए था और जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो वो मिल चुका होगा। और उसका जो अपना MC है वो योही से पूछता है क्या ओक्योंग और तुम लौटे हो जो कि फ्यूचर में आए हो। और जो योही है वो कहती है हाँ जहाँ तक मुझे पता है, इवन इसके लिए तो मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ और मैंने इसके लिए बहुत कुछ ढूंढा, लेकिन ना कुछ बोला गया है और ना ही किसी के ऊपर कुछ सबूत है। और ये सुन के जो अपना MC है वो पूछता है तो आखिरकार ओक्योंग अभी कहाँ है और क्या कर रहा है। और जो योही है वो कहती है वो करंटली अभी समंदर के पार है, अब तुम मुझे ये मत बताना कि तुम मुझसे ऐसे मिलना चाहते हो। ओक्योंग पहले से अभी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन तभी जो अपना MC है उसको रोकता है और वो देखती है कि अपना MC कहीं पे देख रहा है और वो कहती है आखिरकार तुम अचानक से किसे देख रहे हो। हम देखते हैं कि जो अपना MC है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और तभी हमारा सीन कट होता है और हम ओक्योंग को देखते हैं जो कि अचानक से रुक जाता है। और तभी उसको एक पर्सन पूछता है डायरेक्टर क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। और जो ओक्योंग होता है वो कहता है नहीं नहीं नहीं। और वो एक स्माइल देते हुए कहता है
बस कुछ इंटरेस्टिंग चीज सामने आ गई। तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अचानक से खड़ा होते हुए कहता है कितना बेचारा हूँ मैं। और ये सुनते ही जो यूही होती है वो कहती है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं अब इसमें कंडीशन ऐड कर रहा हूँ। और जो यूही है वो कुछ समझ नहीं पाती और कहती है कि क्या, आखिर तुम किस तरह की बातें कर रहे हो ये। लेकिन जो अपना एमसी है वो सोच रहा था, उसकी मौजूदगी को महसूस करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मैं कितना ज्यादा बेचारा और अंधा था बदले के लिए। आखिर मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है। और उसके बाद उसको उसी लड़की की याद आती है और वो सोच रहा होता है हाँ सही है, अगर हम दोनों यहाँ पे हैं और ओ क्योंग भी। और अपने एमसी को इस तरह से देख के जो यूही है वो चिल्ला के कहती है हे तुम, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो अपना एमसी है वो उसकी बात नहीं सुन रहा था और वो याद करता है कैसे उसके मास्टर ने कहा था कि अगर किसी के पास कोई बचाने को होता है तो इतनी आसानी से नहीं मरता, और ये तुम याद रखना चौक रियोगोम। और तभी जो उसका मास्टर है वो पूछता है एक रक्षक का आयरन रोल क्या है। और उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी वो सोच रहा था अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी है। और उसके बाद वो यूही से कहता है मुझे मेरी लेडी को ढूंढना है और यही है मेरा आयरन रूल। और तभी जो यूही होती है वो कहती है क्या उसे ढूंढने का कोई तरीका है। और जो अपना एमसी वो कहता है मैं ट्राई करूंगा। और जो यूही है वो कहती है देखो ये इतना आसान नहीं है, मुझे तो बहुत मुश्किल से ही उसकी शक्ल याद है। लेकिन तभी जो अपना एमसी वो पेन उठा के कहता है अरे तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनको सर्व किया है इसलिए मुझे उनके बारे में हर एक चीज़ याद है। और वो वहाँ पे ना ड्राइंग करने लगता है। और इसको देख के जो यूही होती है वो कहती है तुम सच में उसके बॉडीगार्ड ही थे ना। और उसका जो अपना एमसी है ना वो ड्राइंग कंप्लीट करता है। और इसे देख के जो यूही होती है ना वो भी कहती है कि वाह सच में यार बहुत ही अच्छी ड्राइंग है, इससे तो हम उसको पक्का ढूंढ निकालेंगे। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो। और हम देखते हैं उसके पास ना वही लड़की आती है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। और वो कहती है हे चोई सियून, मैंने तुमको कहा था ना कि हम दोनों एक साथ चलेंगे, आखिरकार तुम अपने मैनेजर के बिना ऐसे कैसे जा सकती हो। और जो चोई होती है वो कहती है अगर सच बताऊं तो मैं ठीक हूँ। और जो ब्लैक बाल वाली लड़की होती है वो कहती है कितनी नादान हो तुम, भले ही हम बस एक स्कूल स्टूडेंट है लेकिन तुम ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी से डिफरेंट नहीं हो। तुम्हारी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पागल फैन क्लब बनी हुई है जिससे तुम्हें खतरा है अपने ही फैंस से। और तुम्हारे तो बहुत ही ज्यादा डरावने फैंस भी हैं, इसी वजह से अगर तुम अकेले घर पे जाओगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। और तुम्हें तो याद ही होगा कुछ दिनों पहले उनमें से एक हॉलवे में छुपा हुआ था, तो आखिरकार मैं तुमको अकेले कैसे जाने दे सकती हूँ। और ये सुनते जो चोई होते वो कहती है हाँ वो सच में बहुत ज्यादा डरावना था। और जो ब्लैक वाला वाली लड़की होती है वो कहती है कि देखा, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे बहुत ज्यादा जलन होती है, अगर मुझे कब तुम्हारी तरह इतनी ज्यादा अटेंशन मिलेगी, मुझे भी अटेंशन चाहिए यार, आखिर लड़की मैं भी हूँ, लेकिन सारा का सारा अटेंशन है कि तुम ही लेके चली जाती हो। और ये सुनते ही जो चोई होती है वो कहती है वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो, मैंने सुना है कि तुम्हारे हान रिवर वाला जो इंटरव्यू था उसमें बहुत सारे व्यूज आए हैं, शायद तुम्हारे पास भी गुड न्यूज जल्दी ही आता होगा। और हम देखते हैं उनके पीछे से कोई तो उनको स्टॉक कर रहा था और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी और यूही होते हैं, जहाँ पे ये लोग इनके ऊपर नजर रख रहे थे। और जो यूही होती है वो अपने एमसी से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये वही लड़की है। हम देखते हैं कि यूही के हाथ में एक फोन होता है और वो कहती है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इस वाली चीज से, इसके जरिए हमें इन्फॉर्मेशन और कुछ भी और कहीं का भी जल्दी मिल जाता है। और इसके अंदर तो इनक्रेडिबली एक और स्पेशल फंक्शन भी है। लेकिन जो अपना एमसी है वो तो उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा होता और वो कहता है हमने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है। और अपने एमसी की बात को सुन के जो यूही है वो कहती है अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लग रहा था कि पूरे साल की क्यूआई हमें खर्च करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। और यूही ये सब कह ही रही होती है कि तभी जो अपना एमसी वो कहता है थोड़ी देर के लिए चुप रहो, उनको थोड़ी देर देखने के बाद। और ऐसा वो कह ही रहा होता है कि तभी वो देखते हैं कि वो दोनों लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और तभी एक चीख की साउंड आती है और हम देखते हैं दो लड़कों ने उन दोनों लड़कियों का रास्ता ब्लॉक करके रखा होता है। और इसको देख के जो ब्लैक वाली लड़की होती है वो कहती है तुम कौन हो। और तभी एक बंदा कहता है आखिरकार तुम लोग भाग क्यों रही हो। और जो दूसरा होता है वो कहता है इस वजह से तुम लोग गीले हो जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए भागना तो बंद करो। और हाँ तुम लोग बिल्कुल भी गलत मत समझो, हम लोग तो बस सियून के फैन है और हमने कल ही नाम लिखाया है पब्लिक सर्वेंट पे, इसलिए क्या तुम हमें इंकरेज करने के लिए एक हक दे सकती हो, और हो सके तो हमारे साथ एक फोटो भी, और हो सके तो वो जो फोटो है वो थोड़ी प्राइवेट होती तो और ज्यादा अच्छा होता। जब तुम हार्ड टाइम से गुजर रही थी तो हम लोगों ने तुमको बहुत ही ज्यादा चेयर किया है, इसलिए तुम इतना तो हमें कर ही सकती हो। और ये देख के जो ब्लैक वाली लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और तभी वो जो दोनों होते हैं वो ऐसे पप्पी वाला फेस बना के ना उनके पास आते हुए कहते हैं इतना तो तुम कर ही सकती हो ना हमारे लिए, अपने फैंस के लिए। और हम देखते हैं इन सब चीजों को दूर से यूही और अपना एमसी देख रहे होते हैं और जो यूही होती है वो कहती है आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन जो अपना एमसी है ना वो कुछ भी नहीं कहता, वो बस देख रहा होता है। और जो यूही होती है वो कहती है इसको देखने से तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, तो क्या हमें बस यहाँ पे खड़े होकर देखना ही चाहिए। लेकिन जो अपना एमसी है अपने पास्ट को याद करते हुए सोच रहा था डेंडेलियन और मेरी लेडी,
ये दोनों एक ही तरह हैं। मेरी लेडी डेंडेलियन के फूलों की तरह स्मेल करती है और उसी की तरह गोरी है। वो एक अमीर खानदान से थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रोती थी। अगर वो एक बार बीमार पड़ती तो वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो जाती। वो ऐसी थी जैसे हर वक्त उनको सुरक्षा और देखभाल की ज़रूरत हो। और ये कहते हुए जो अपना एमसी है वो नीचे कूद जाता है और तभी हम देखते हैं उन लड़कों में से जो मोटा वाला लड़का होता है ना, वो सियोन को गले लगा लेता है और कहता है फाइनली मैंने इनको हक कर ही लिया ये। और ये सब होते हुए जो योही है वो देख रही थी और तभी जो अपना एमसी है वो बताता है कि मेरी जो लेडी थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक कमज़ोर थी। और हम यहाँ पे देखते हैं वही सीन जहाँ पे यहाँ पे वो जो ब्लैक बालों वाली लड़की है ना, उसने उन सबको पेल दिया था और उसके परछाई में हमें उसी लड़की की झलक दिखाई देती है। और तभी जो अपना एमसी है वो बताता है वही मेरी लॉर्ड है। और हम देखते हैं उन दोनों की शक्ल पूरी तरह से सेम थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो ब्लैक वाली लड़की है वो देखती है कि उसके सामने कोई तो बारिश में भीग रहा है और इसको देख के ये दोनों शौक हो जाते हैं। और उसके बाद वो ब्लैक वाली लड़की उसके पास आने लगती है और जो अपना एमसी है वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। और वो ये कहते हुए सोच रहा होता है यही मेरी लेडी है, ये डेफिनेटली वही है। और उसके बाद वो अपना जैकेट खोलते हुए कहता है माय लेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, प्लीज़ आप इसे पहन। और इतना कह ही रहा होता है कि तभी वो जो ब्लैक बाल वाले लड़के होते हैं ना, वो खींच के अपने एमसी के पेट पे एक मुक्का मारती है। और इसे देख के अपना एमसी समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पे हो क्या गया। और वो सोच रहा होता है माय लेडी। और तो वो जो ब्लैक बाल वाली लड़की होती है वो हंसते हुए कहती है बहुत टाइम हो चुका है, क्यों। और जो अपना एमसी है वो सोच रहा था क्या इसका मतलब ये है। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। अब ये जो लड़की है ये 800 साल पुरानी वही लड़की है या फिर कोई और है जिसकी शक्ल उससे मिलती है, ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि इसके आगे के चैप्टर अभी तक नहीं आए हैं। इसलिए यार मैं वीडियो इतना ही बना रहा हूँ, लेकिन चिंता मत करो, ये अभी अनगोइंग मानवा है तो इसके आगे के चैप्टर जल्दी जल्दी आ जाएंगे, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। अब तुम लोग बोल रहे होगे कि भाई हम तो पुरानी सीरीज को क्यों कंप्लीट नहीं कर रहे, तो तुम चिंता मत करो, कल से मेरी जितनी भी पुरानी सीरीज है जैसे कि मेरा वैम्पायर वाली सीरीज हो गया, उसके बाद ये डिलीवरी बॉय वाली सीरीज, इन दोनों के ही एपिसोड मैं डाल दूंगा। और रही बात फैट मर्चेंट वाली की, तो उसके मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। देखो मुझे खुद उसको एक्सप्लेन करना, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, साले उसके आगे के चैप्टर से नहीं आ रहे हैं। पता नहीं साले क्या गंजा फूक के बैठे हैं जो इतना दिन हो चुका है फिर भी उसके चैप्टर पब्लिश ही नहीं कर रहे यार। मतलब मैं खुद परेशान हो चुका हूँ, उसमें मेरे इतने तगड़े व्यूज़ आ रहे थे और साले अभी चैप्टर्स ही नहीं डाल रहे। मतलब छोड़ो, अब गुस्सा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, जब उनका मन करेगा डालेंगे और मैं तुमको एक्सप्लेन करके दे दूंगा। लेकिन हाँ, वो वैम्पायर वाली और वो डिलीवरी बॉय वाली आ जाएगी। और जिन्होंने अभी तक वो डिलीवरी बॉय वाली नहीं देखी है तो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगी, जाके देख लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है। तो चलो यार, तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा ही बर्बाद कर दिया। अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।